डायमंड हार्बर लोकसभा सीट के अंदर आने वाली फलता विधानसभा में इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं। फलता में कल तक अभिषेक बैनर्जी के राइट हैंड जहांगीर खान का टेरर था। वो खुद को पुष्पा कहता था, लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के साथ साथ पुष्पा सरेंडर करके भाग गया। और इसी के साथ आज फलता के हिंदू बिना किसी डर के वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि पिछले 3 घंटे से फलता में बम्पर वोटिंग हो रही है। 3 घंटे के अंदर 25% से ज्यादा वोट डाले जा चुके हैं। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। 2 लाख से ज्यादा लोग वोट डालेंगे। हर बूथ पर सुरक्षा डबल कर दी गई है। पहले जहां हर बूथ पर 4 जवान तैनात थे, आज की जो तस्वीर है वो 8 जवानों की तैनाती है। इलाके में पैरामिलिट्री की 35 कंपनियां तैनात हैं। किसी भी शिकायत के लिए 30 क्विक रिस्पांस टीम मुस्तैद है। फलता के वोटर्स कह रहे हैं कि आज वो बिना किसी डर के जिसे मन कर रहा है उसे वोट दे रहे हैं। पिछली बार 29 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। हिंदुओं ने आरोप लगाया था कि जहांगीर खान के गुंडों ने उन्हें डरा धमकाकर वोट डालने से रोका। कुछ बूथ पर ईवीएम में बीजेपी के बटन पर टेप भी चिपकाया गया था। कहीं पर कैमरे की गड़बड़ी थी, कहीं कुछ गड़बड़ी थी, कहीं पे परफ्यूम की बात थी। और इसके बाद ही चुनाव आयोग ने रीपोलिंग का आदेश दिया था। और अब रीपोलिंग की तस्वीर आपके सामने है और रिजल्ट आएगा 24 मई को। अब फलता में मेन मुकाबला तो टीएमसी और बीजेपी के ही बीच था, लेकिन टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान 2 दिन पहले ही मैदान छोड़कर भाग गए। जहांगीर खान खुद को पुष्पा कह रहे थे। वो कह रहे थे कि वो झुकेंगे नहीं, लेकिन ममता सरकार के जाने के साथ साथ जहांगीर खान सरेंडर मोड में आ गए। बड़ी खबर यह है कि वोटिंग के बीच जहांगीर खान अंडरग्राउंड हो गए हैं। जहांगीर खान के घर पर ताला लगा हुआ है। फलता में टीएमसी का ऑफिस भी वीरान पड़ा हुआ है। इस बीच बीजेपी नेता विधान परुई ने जहांगीर की मुश्किलें और बढ़ा दी। बीजेपी नेता ने जहांगीर पर पैसे की उगाही, मारपीट का आरोप लगाया। फलता पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। बीजेपी नेता ईडी से भी जहांगीर की शिकायत करने के लिए पहुंचे हैं। तो एक एक करके जो तस्वीरें सामने आ रही है बदलाव की, वो बदलाव की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। जहां पर उम्मीदवार ही खुद मैदान छोड़कर भाग जाए, वहां का चुनाव अब क्या मोड़ लेगा वो देखने वाली बात होगी। हालांकि टीएमसी सांसद शाइनी घोष यह कह रही हैं कि जहांगीर ने धमकियों की वजह से अपनी उम्मीदवारी वापस ली है। सी आई थिंक इट इज जहांगीर्स ओन डिसीजन और ये पार्टी ने भी अपना स्टांस क्लियर किया है कि पार्टी के साथ इसकी कोई कंसल्टेंसी नहीं हुई थी। जहांगीर को शायद लगा होगा कि ही इज नॉट फीलिंग सेफ और उनके ऊपर भी काफी थ्रेट थे, जिसको लेकर वो कोर्ट भी गए थे कि उनको प्रोटेक्शन की जरूरत थी। और अगर ये इलेक्शन होता भी तो ये फ्री और फेयर इलेक्शन तो होता नहीं। तो मुझे लगता है ये सब सोच के व्यक्तिगत तौर से उन्होंने ये डिसीजन लिया है। जो बात शाइनी घोष कह रही है कि अगर ये इलेक्शन होता भी तो फ्री एंड फेयर नहीं होता, इससे ज्यादा फ्री एंड फेयर क्या इलेक्शन होगा, जहां पर 4 की जगह 8 पुलिस वाले खड़े हुए हों, जहां पर सुरक्षा बल तैनात हो, जहां पर बिना किसी डर के पोलिंग हो रही हो, इससे ज्यादा फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या होगा। तो वो पॉलिटिकल नैरेटिव है जो शाइनी घोष एक बार फिर से गढ़ने की कोशिश कर रही हैं। ओंकार सरकार हमारे सहयोगी फलता से ही लाइव जुड़ गए हैं। ओंकार, पहले तो आप तस्वीरें बताएं, और क्या आज निर्भीक तरीके से वोटर बाहर निकल रहा है, मतदान हो रहा है? 29 अप्रैल को इसी जगह से आरोप लगा था कि फलता के जितने भी वोटर है, हिंदू वोटर है, उन्होंने आरोप लगाया कि उनको वोट डालने से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे ही तमाम आरोप फलता विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग जगहों से लगा था। इसके अलावा अलग अलग जो 285 बूथ है, उस 85 बूथ में कई सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा है, कहीं पर टेप चिपकाया गया है बीजेपी के जो सिंबल है उसके ऊपर। ऐसे आरोप लगातार कई सारे बूथों के ऊपर आया था। और उसके बाद जैसे कि देखा गया कि लोग घर से निकल के बाहर आ गए, सड़कों पे आ गए और लगातार रीपोलिंग की दावा किया गया। और उसके बाद आज रीपोलिंग किया जा रहा है। यहाँ पर लंबी कतारें आपको देखने को मिलेगा। लोग निर्भय होके, भय छोड़कर यहाँ पर बूथों पे पहुंचे हैं और अपना मतदान कर रहे हैं। यहाँ पर काफी सारे महिला हैं, उनसे बात करेंगे। दीदी क्या नाम है आपका? मुंडा मानी। अच्छा, आगे की हो तो আর এখন কি হয়? আগে চাপটা বেশি ছিল, এখন চাপ কম। আচ্ছা, মানে কি চাপ ছিল আগে? ভয়ে। আচ্ছা, ভয় ছিল কাদের? বিরোধী প্রার্থীদের। আচ্ছা, কি করতো তারা? অনেক রকম।
সব রকম মারধর সব দিক থেকেই। আপনাদের কি ভয় দেখানো হতো? হ্যাঁ, মানে তৃণমূল কংগ্রেস তৃণমূল প্রার্থীরা কিভাবে ভয় দেখাতো? যখন ডাকবো তখন আসবেন, যেমন বলবো তেমন দেবেন। অন্য দিক হলে আপনাদের ওপর একটা মানে প্রেসার ক্রিয়েট হতে পারে, এই রকম ভাবে চাপ থাকতো। ভয় দেখাতো? ভয় দেখানো, বাড়ি ঘর ধর ভাঙচুর। ভোট দিতে পারতেন? कहाँ पे? হ্যাঁ, দিতে তো হতোই। সেই ওরা যেমন বলতো তেমন ভাবেই আমাদেরকে চলতে হতো। डर का माहौल था, वो जैसे कहते थे वैसा ही वोट डालना पड़ता था। दीदी का ऐसा कहना है। क्या नाम है आपका? তৃষিতা মারিক। पहले कैसा था, अब कैसा है? এখন একটুখানি মানে পরিস্থিতি ভালো হয়েছে। আগে মানে আমাদের খুব ভয় ভয় ভোট দিতে হতো, মানে বাড়িতে এসে হুমকি দিয়ে যেত যে এরকম বিরোধী দলে যদি আপনারা ভোট দেন তো বাড়িঘর ভাঙচুর হতে পারে, মেয়েদের উপর অত্যাচার হতে পারে, ये सब। 70% हिंदू है, 30%, 32% मुसलमान है। ठीक है, ये वहां का धर्म काटा है। अब बात जो है वो अजीत जी मार्के की ये है कि शायद घोष अब भले ही कितना कह रहे कि फ्री और फेयर तो कुछ होगा नहीं, अब सच्चाई ये है कि फ्री फेयर हुआ तभी बीजेपी की सरकार बनी। फ्री फेयर हुआ इसलिए फौलता में अब जहांगीर भी ये समझ रहे हैं कि मेरा तो चलेगा नहीं। डायमंड हार्बर मॉडल की हवा निकल चुकी है, तो पहले उन्होंने बैकस्टेप कर लिया। बिल्कुल, और ये वो उन्होंने सैनी घोष ने कहा कि चुनाव होता तो चुनाव तो हो ही रहा है ना, इसमें होता तो की कोई बात नहीं है, चुनाव तो हो ही रहा है। और हम लोग देख रहे हैं कि 3 घंटे में 25% लोगों ने वोट कर दिया। इसका मतलब यहाँ भी फिर 90% से ज़्यादा इस बार भी वहाँ वोटिंग होगी। देखिए, ये सब आदमी कहता है ना कि ये लेफ्ट का मॉडल था जो तृणमूल ने अडॉप्ट किया। ये तृणमूल का मॉडल, ये बंगाल का मॉडल है कि सरकार है, सत्ता की ताकत है तो सारे गुंडे हर तरह के एलिमेंट आपके साथ हैं, सत्ता गई तो सब छोड़ करके भाग जाते हैं। सिंपल ये इसका गणित ये समझिए। जहांगीर खान को पता था कि वो अब भय के दम पर यहाँ कोई चुनाव नहीं जीता, मतलब जीत हार के नतीजे यहाँ नहीं आएंगे। और इस चुनाव में ये पहली बार था, हमको ये भी बड़ी हैरानी हुई कि ये पहली बार है जब ममता बनर्जी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारा। ममता बनर्जी 3 बार से जीत रही है, मुस्लिम कैंडिडेट नहीं देती थी। बिल्कुल। और इसके पहले कोई भी विधायक 52 के बाद से कोई भी विधायक फालता में मुस्लिम नहीं हुआ है। वो उतारा गया था अपना जो ममता बनर्जी का मॉडल है, उस मॉडल के तहत कि मुसलमान का वोट आएगा और हमारा कुछ हिंदू का वोट। इस बार चूंकि बीजेपी पोलराइज कर रही थी तो वो पोलराइजेशन भी बीजेपी के फैक्टर में दिख गया पूरी तरह से। और अब जब इस जो रिपोल होना था तो जहांगीर खान को पता था कि इसमें उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है, तो वो मैदान छोड़ करके चले गए। अब ये अच्छा, तृणमूल कांग्रेस ने देखिए अपील भी नहीं की कि हमारे कैंडिडेट हट गए हैं तो हम अब कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं या हम लेफ्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी नहीं कहा। आमतौर पर ये होता है कि जब आपका कैंडिडेट हट जाता है तो आप किसी दूसरे कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं। हम लोगों ने बिहार में भी देखा, 2 जगह बीजेपी के भी कैंडिडेट का नॉमिनेशन कैंसिल हुआ है, किसी और का नॉमिनेशन कैंसिल हुआ तो दूसरे को आप सपोर्ट करते हैं। यहाँ ममता बनर्जी ने किसी को सपोर्ट नहीं किया। मैं एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, बहुत संक्षेप में उसका उत्तर दीजिएगा कि अब अगर मान लीजिए अगर जहांगीर खान को ज्यादा वोट मिल गए, क्योंकि आपने नाम भले ही वापस ले लिया लेकिन वहां पर ईवीएम में तो अब उनका नाम है, अगर ऐसा हो गया तो फिर टेक्निकली क्या होगा? नहीं, टेक्निकली तो अभी उन्होंने लिख करके चुनाव आयोग को नहीं दिया है कि हमारा नाम वापस। अच्छा। तो अभी मौखिक रूप से कहा है, अगर लिख के दे दिए होते तब तो ज्यादा आ जाता, तब भी उनकी जीत नल एंड वॉइड हो जाती, उनकी दावेदारी खत्म हो जाती। लेकिन उन्होंने चूंकि लिख करके नहीं दिया है तो टेक्निकली अभी वो लड़ाई में है। उनका चुनाव चिन्ह और उनका नाम ईवीएम पर है, उस पर अगर कोई वोट डालता है तो, लेकिन ऐसा होने की गुंजाइश ना के बराबर है। शून्य है ऐसी संभावना। बंगाल में शुभेंदु सरकार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, फैसले कर रही है। बड़ी खबर यह है कि अब मदरसों को लेकर शुभेंदु सरकार ने बड़ा फैसला किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी और सरकारी मान्यता प्राप्त सभी मदरसों में कक्षा शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। शुभेंदु सरकार का यह आदेश सभी सरकारी मॉडल मदरसों, सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त बिना सहायता वाले मदरसों पर बराबर से लागू होगा। इन मदरसों में वंदे मातरम डेली प्रार्थना का हिस्सा कर दिया गया है, अनिवार्य हिस्सा कर दिया गया है और मदरसों को इसकी रिपोर्ट भी देनी होगी। शुभेंदु सरकार के इस आदेश का हिंदू संगठन तो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या मुसलमान भी उतने ही कंफर्टेबल हैं? बंगाल में शुभेंदु सरकार का एक और चुनावी वादा जो है वो भी पूरा हुआ है। अवैध घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालने के लिए पश्चिम बंगाल में सीए लागू कर दिया गया है। यानी पश्चिम बंगाल से घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके अलावा भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग लगाने के लिए बंगाल सरकार ने सिलीगुड़ी में चिकन नेक वाले इलाके में 27 किलोमीटर जमीन बीएसएफ को सौंप दी। यानी कि जो काम 12 सालों से ममता बनर्जी ने अटका कर रखा था, सरकार बनने के साथ साथ 12 दिन के अंदर अंदर शुभेंदु सरकार ने यह काम कर दिया है। और
अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए ये कितना महत्वपूर्ण था, इस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं सचिन जी। इस पर शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं वो सुना देते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। সিএর অন্তর্ভুক্ত যারা, অর্থাৎ সিএতে বলা আছে 7টা কমিউনিটি বা ধর্ম পালন করা লোকেরা তারা সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের আওতায় আসবেন এবং তাদেরকে যারা 31/12/2024 পর্যন্ত এসেছেন তাদেরকে কোনো পুলিশ কোথাও হ্যারাসমেন্ট ডিটেন্ট করতে পারবে না। সিএ এর আওতায় যারা নেই তারা হলেন কমপ্লিটলি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ইনফিল্ট্রেটার্স। তাদেরকে সরাসরি রাজ্য পুলিশ গ্রেপ্তার করবে এবং ডিটেন করবে এবং হ্যান্ডওভার করবে বিএসএফ এর হাতে, এবং বিএসএফ তারা বিডিআর এর সঙ্গে কথা বলে তাদেরকে ডিপোর্ট করার ব্যবস্থা করবে, অর্থাৎ ডিটেক্ট, ডিলিট, এবারে ডিপোর্ট। এই আইন আজ থেকে কার্যকর হলো। মাননীয় ডিজিপিকে এবং হোম সেক্রেটারিকে বলে দেওয়া হলো পশ্চিমবঙ্গের বর্ডার সন্নিহিত সমস্ত থানাগুলিতে এই আইন দেশের স্বার্থে, পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থে আমরা আজ থেকে কার্যকর করলাম। अब ये जो शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं, सीए का फैसला जितना प्रशासनिक दिखाई देता है, वंदे मातरम मदरसों में गाने का फैसला उतना ऐसा लगता है कि वो इनकी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को और आगे बढ़ाने वाला फैसला है। शुभेंदु अधिकारी कर क्या रहे हैं इस वक्त पश्चिम बंगाल में? देखिए, इसमें पॉलिटिक्स और पॉलिसी दोनों का सम्मिश्रण है। पहली बात जो ये डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, उसमें डिटेक्ट और डिलीट तो आसान है। आसान इसलिए है कि सीए का जो कानून है उस कानून के तहत बहुत आसानी से आप जो भी वहाँ से हिंदू जो बांग्लादेश से अल्पसंख्यक आए उनको 2014 तक जो आए हैं उनको आप नागरिकता दें। उसके लिए प्रावधान ये है कि उन्हें एक हिंदू कार्ड मिल जाए, जो कि अभी तक डिले के कारण नहीं मिला था। उसके बाद उन्हें यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन जो लोग वहाँ के अल्पसंख्यक नहीं है, मतलब जो मुस्लिम है, वो आए हैं अवैध तरीके से, उनको आप डिटेक्ट करेंगे और उनका नाम डिलीट करेंगे राशन कार्ड से, वोटर कार्ड से, सबसे। डिपोर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि असम में भी हमने देखा है, असम का मॉडल है कि डिपोर्ट में ये है कि पहली तो उसके पास बांग्लादेशी नागरिकता का कोई आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, दूसरा बांग्लादेश में उसे भेजने का एक बायलैटरल आपके पास बात होना चाहिए। तो ये तो पॉलिसी की बात होगी। इसमें निश्चित तौर पे है जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, जो लोग प्रताड़ित हिंदू है वो तो पार्टीशन का मसला है, उसका न्याय आप दे रहे हैं वहां के लोगों को। सबसे ज्यादा दलित है, नमोशूद्रा, राजवंशी, ये लोग आ रहे हैं जो रह गए थे। लेकिन जो मुस्लिम्स वहां से आ रहे हैं वो निश्चित तौर पे डेमोग्राफिक खतरा है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं मदरसे में वंदे मातरम, इसमें एक राजनीति भी है। राजनीति के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मसला है, क्योंकि बहुत सारे मदरसे जो बांग्लादेश में ये पश्चिम बंगाल में हैं वो अहले हदीस वाले हैं, जिनमें जो देवबंदी हैं या वहाबी फंडिंग आप जिसे कहते हैं, जिसमें इस्लाम का एक कट्टर स्वरूप, जिसमें स्थानीय जो भी उनके सूफी हो या पहले से चली आ रही हो बात, वो पीर फकीर वाली जो चली आ रही है, चादर चढ़ाने वाली मजारों पे, उन सबको हटा के एक कट्टर मुसलमान जो कि बिल्कुल सऊदी अरेबिया और गल्फ में जो पढ़ाया जाता है वो बनाने में उसका सिलेबस आप देखेंगे तो उसमें ऐसे ऐसी बातें बताई जाती है जो आगे चल के एक आतंकवादी बनने के लिए बहुत ही पोटेंट, वल्नरेबल हो सकता है। ऐसे में तरीका और भी है कि आप उसके सिलेबस को मेन स्ट्रीमिंग करें। उसमें वंदे मातरम लाना निश्चित तौर पे एक राजनीतिक तौर एक एंगल है उसका, कि आप मदरसों को कहें कि आप अपनी निष्ठा दिखाइए, क्योंकि ये वो मदरसे हैं जिनका आप सिलेबस देख लें तो ये सहारनपुर के देवबंद से भी ज्यादा कट्टर है। आप कई बार जाएंगे कलकत्ता में तो ये पाएंगे कि वहाँ जो हिंदी या उर्दू भाषी मुसलमान हैं जो यूपी बिहार वगैरह से जाते हैं, उनसे जब बात करेंगे तो वो बताएंगे कि नहीं नहीं, हम लोग तो फिर भी मान लेते हैं, मिलजुल के चलते हैं, ये जो बंगाली बांग्ला भाषी हैं। और इसी कारण से जब बांग्ला पक्खो गार्गा चटर्जी वाली जो मुहिम थी बड़ी खतरनाक थी, क्योंकि भाषा के नाम पे आप 46 में आपका कत्लेआम होता है कलकत्ता से लेके आज जो बांग्लादेश है, उसके बाद लगातार 71 से लेके अभी तक होता आया है। भाषा ने आपको कभी नहीं, बांग्ला भाषी होने ने कभी भी वहां के हिंदुओं को या अल्पसंख्यकों को बचाया नहीं। और वहां के मदरसों में जिस तरीके से एक तो डेमोग्राफिक चेंज, दूसरा वहां पे जिस तरीके की मानसिकता तैयार की जा रही है, वैसे में एक ये बहुत ही आप कह सकते हैं हाई डोज एंटीडोट दिया जा रहा है, जिसमें एक हिंदुत्व का भी एंगल है कि वहां पे निश्चित तौर पे ऑब्जेक्शन होगा कि मुसलमान बोलेंगे कि भाई वंदे मातरम में हमारी एक धार्मिक सीमा है, हम उसे नहीं बोल सकते हैं।
लेकिन उसका एक संदर्भ ये है कि आपकी एक आप loyalty जिस test एंटीडोट होगी। की बात कर रहे हैं शायद वो एंटीडोट की तरह काम करे। इधर शुभेंदु अधिकारी ने जैसे ही बांग्लादेश बॉर्डर की फेंसिंग के लिए जमीन का आवंटन किया, वैसे ही बीएसएफ ने जो एक्शन शुरू किया उससे जुड़ी बड़ी खबर है। बांग्लादेश बॉर्डर पर पिलर लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। जलपाईगुड़ी के चांगरा बांधा के पूर्वपाड़ा इलाके में बॉर्डर पर सर्वे किया जा रहा है ताकि फेंसिंग की जा सके। आपको बता दें कि चांगरा बांधा के पूर्वपाड़ा इलाके में फेंसिंग नहीं थी और यही कारण था कि यहां से खूब घुसपैठ होती थी। एसआरएफ का काम होगा तो उसके लिए ज़मीन जो हम लिए है उसका मापी हो रहा है। इसका परमानेंट डिमार्केशन हो जाएगा आज से। इसके बाद इधर फेंस और रोड बनेगा। कितना दिन तक यहाँ पर नहीं था? इधर ये काफ़ी टाइम से डिले चल रहा है, 5 साल से। ये क्या स्टेट गवर्नमेंट की वजह से जो रुका हुआ था काम? स्टेट गवर्नमेंट की वजह से। तो कितना किलोमीटर जगह पे ये फेंसिंग होगा यहाँ पर? लगभग 1 किलोमीटर है। अच्छा, कौन सा इलाका है? ये चक्राबंदा एरिया। तो ये होने के बाद कितना सुरक्षित हो जाएगा भारत के लिए और दोनों देशों के बीच में जो सिक्योरिटी है उसको लेके? ये काफ़ी इधर से सुरक्षित हो जाएगा। अभी आधा एरिया है, आधा एरिया अभी और चल रहा है, वो कुछ टाइम बाद उसका भी हो जाएगा। अच्छा, बंगाल बदल रहा है, फेंसिंग तो हो ही रही है। अवैध घुसपैठी हो या फिर अवैध निर्माण हो, बंगाल में शुभेंदु सरकार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। अवैध टीएमसी ऑफिस से लेकर अवैध घरों पर भी बुलडोजर चल रहा है। अब इसे लेकर बंगाल में सियासी घमासान तेज है। चुनाव के नतीजे के बाद फिर टीएमसी दफ्तरों पर हो रहे बुलडोजर एक्शन से ममता बनर्जी भड़की हुई हैं। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता चक्का जाम करने के लिए बैठे। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ टीएमसी बालीगंज और सियालदह समेत 3 जगहों पर प्रोटेस्ट भी करने की योजना बना रही है। एक तस्वीर मैं आपके सामने रख रही हूँ। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि सियालदह का नाम आया तो मुझे ध्यान आया अजय जी की रिजू दत्ता जो हैं, जो टीएमसी के प्रवक्ता थे, उन्होंने सियालदह रेलवे स्टेशन की तस्वीर पोस्ट कर दी। तो बंगाल तो बदल रहा है, अब वो चाहे बॉर्डर पर फेंसिंग हो, चाहे अवैध अतिक्रमणों पर बुलडोजर हो। यही हमने जो पहले का यही बंगाल मॉडल है। तुरंत सब बदलने लगते हैं, जैसे सत्ता गई सब तुरंत ही बदलने लगते हैं। उन्होंने साफ सफाई हुई, मतलब जिस अतिक्रमण की बात हम लोग कल कर रहे थे कि स्टेशनों पर दुकानें लगा करके लोग बैठे रहते हैं, उसकी सफाई की तस्वीर थी वो, दूसरी कुछ नहीं थी। हटा दिया गया अवैध अतिक्रमण, स्टेशन साफ हो गया। तो और वो तुरंत वो उसकी तस्वीर उन्होंने पोस्ट कर दी। वो अभी निलंबित भी चल रहे हैं पार्टी से। ये जो अभी 2-3 बातें हमको जल्दी हम कहते हैं। तृणमूल कांग्रेस की जो बात अभी आप कह रही हैं, ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, अब कल एक प्रदर्शन था जिसमें इनके 44 एमएलए नहीं आए। ममता बनर्जी ने प्रदर्शन आयोजित किया, सिर्फ 36 एमएलए आए, उसमें 34 आए, बल्कि 46 नहीं आए। पहले 30-31 आए, फिर 3 लोग जैसे तैसे आए। कहा गया कि लोग अपने अपने क्षेत्रों में हैं और 10 तरह की बातें। जब आपने बुलाया अपने विधायकों को धरना प्रदर्शन करने के लिए, आपके 46 एमएलए नहीं आए। तो वो बंगाल मॉडल है कि अब वो सब अपनी अपनी जगह तलाश रहे हैं। उनकी एक एमपी है काकोली घोष दस्तीदार, जिनको Y+ की सिक्योरिटी भारत सरकार ने दे दी। अब वो नाराज है कल्याण बनर्जी को उनकी जगह मुख्य सचेतक क्यों बनाया गया, और कल्याण बनर्जी का महुआ मोहित्रा से झगड़ा सब पब्लिक डोमेन में है। तो एक ममता बनर्जी की पार्टी के सामने एक जो संकट खड़ा हुआ है, वो संकट दिख रहा है। और ये इस बहाने ये पार्टी अतिक्रमण हटाने, दफ्तर तोड़े जाने, इन सब बातों के बहाने ममता बनर्जी सबको एकजुट करना चाह रही है, जिसमें उनको कोई कामयाबी नहीं मिल रही है। अब वो जो डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट वाले मामले में हम एक बात उसमें जोड़ना जरूरी है कि सीए से तो आप सीए का कानून तो हो गया, लागू है, उसमें आप हिंदू लोगों को ही तो नागरिकता देनी है, गैर मुसलमान को नागरिकता देनी है। लेकिन अभी आपके सामने तार्किक विसंगति वाली 27,10,000 लोगों की लिस्ट है, जिसमें से कई हजार लोगों के दस्तावेज जांच करके, और ट्रिब्यूनल ने भी कह दिया है कि ये भारतीय नहीं है, मतलब इनके पास दस्तावेज नहीं है वोटर होने की। वो तो आपके सामने है ना। वो तो आपके सामने है। वो 1,000, 2,000, 5,000 लोग तो अभी आइडेंटिफाई हो गए, जिनको न्यायाधिकरण ने भी जिनके दावे को खारिज कर दिया है। तो वो तो डिटेक्टेड है ऑलरेडी। अब उनको आप डिलीट करिए। देखिए पश्चिम बंगाल कैसे बदल रहा है, उसकी कुछ तस्वीरें रख दी। तमिलनाडु भी बदल गया है, वहां सत्ता बदल चुकी है। विजय सरकार के विस्तार की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस का 59 सालों का सूखा खत्म हो गया। 59 साल बाद तमिलनाडु सरकार में कांग्रेस शामिल हुई और 5 में से 2 विधायकों को मंत्री भी बनाया गया है। वीसीके के 2 विधायकों में से 1 विधायक को मंत्री बनाया गया। तमिलनाडु में टीवीके ने अपने दम पर 108 सीटें दर्ज की। बहुमत के लिए 118 विधायकों की जरूरत थी। ऐसे में कांग्रेस लेफ्ट IUML की मदद से सरकार बनाई गई है। हमारे सहयोगी टी राघवन जुड़ गए हैं। राघवन, आप ही बताएं, ये जो विस्तार हो रहा है, कितनों को कितनी जगह दी जा रही है, और कांग्रेस पार्टी का तो वाकई में सत्ता का सूखा खत्म हुआ है।
जी बिल्कुल, देखिए अगर 1967 के बाद यानी 59 इयर्स के बाद अगर किसी पार्टी को सरकार में शामिल होने का मौका मिलता है तो ये वाकई में उस पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हम लगातार जब इस तमिलनाडु की चर्चा करते हैं मीनाक्षी, तो हमने ये कहा कि एक कांग्रेस ने बड़ा गैम्बल लिया, क्योंकि इंडिया ब्लॉक से हटकर तमिलनाडु में एक सरकार में मंत्री पद लेना ये एक एक्चुअली बहुत बड़ा राजनीतिक मूव था। हालांकि इससे कांग्रेस को ऐसी उम्मीद है कि उनका जो कैडर बेस है तमिलनाडु में, बहुत मजबूत पार्टी रही है एक जमाने में, कामराज ने वहां पर कांग्रेस की स्थापना की थी और काफी मजबूत पार्टी कांग्रेस तमिलनाडु में मानी जाती है। लेकिन जो रिवाइवल है उसको शायद यहां पर एक सेंस किया है कांग्रेस पार्टी ने, इसीलिए जो राजेश कुमार जो विप हैं, जो लेजिस्लेचर पार्टी के नेता हैं कांग्रेस के, और विश्वनाथन मेलूर से ये कांग्रेस के विधायक हैं, ये दो जो नेता हैं उनको मंत्री पद दिया जा रहा है। अभी उनका नाम पुकारना बाकी है। फिलहाल टीवी के जो नेता हैं वो इसमें जो है मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। टोटल जो है 23 विस्तार में मंत्री बनेंगे, उसमें 2 कांग्रेस के हैं और 21 के जो विधायक हैं वो टीवी के हैं। दिलचस्प बात यह है कि IUML ने ये कहा था, जब प्रस्ताव दिया था विजय ने कि मंत्रिमंडल में शामिल हो जाइए, तो उन्होंने फैसला जरूर कर लिया, लेकिन वो अपने विधायक का नाम जो है वो भेज नहीं पाए राजभवन। इस वजह से अब ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हें बाद में मौका मिलेगा। इसी तरह VCK ने ऐसा बताया जा रहा है कि अपने एक विधायक का नाम भेज भी दिया था, लेकिन जो लिस्ट आई है राजभवन से उस लिस्ट में VCK के एक विधायक का नाम नहीं है। ऐसे में ये जो IUML और VCK है आज के मंत्रिमंडल विस्तार का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है, लेकिन जगह अभी बाकी रहती है, आगे विस्तार में उनका नाम शामिल हो सकता है। राघवन, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।